किसान भाई नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत रहेगा। मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के बीच। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब जनवरी जो है वो समाप्त हो चुका है और फरवरी का माह जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि टमाटर और शिमला मिर्च की पौध का समय जो है वो बिल्कुल पीक पर है। और हिमाचल के जो सोलन, शिमला, सिरमौर क्षेत्र ज़्यादातर रहते हैं, या फिर हम मंडी की बात करें तो इन क्षेत्रों में टमाटर और शिमला मिर्च दोनों की पौधे जो है वो डलना शुरू हो चुकी है। और इसके लिए क्या तैयारियां खास रखनी चाहिए और क्या कुछ सावधानियां जो है इसमें बरतनी चाहिए। हालांकि हमारा किसान भाई बहुत जागरूक है और अच्छे से समझता है इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी एक विशेषज्ञ की राय के लिए हम आज पहुंचे हैं नौनी विश्वविद्यालय, जहां तो नौनी विश्वविद्यालय में सब्जी विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगराज शुक्ला जी हमें इस नर्सरी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे किस तरह से जो है वो नर्सरी तैयार करनी है और क्या खास बात है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो कमियां रह जाती हैं, और जब हम पौध लगाते हैं और उसमें कमियां रह जाती हैं तो वो जाहिर सी बात है बीमारियों का कारण बनती है, या फिर किसी तरह से जो है वो हमारे प्लांट्स वीक होते हैं और उसकी वजह से आगे जब प्लांटेशन की बारी आती है तो बहुत से प्लांट हमारे मर भी जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों की बारीकियों से जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर योगराज शुक्ला जी हैं। तो शुक्ला जी, पहले तो आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ पर। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आज हमारा मुद्दा है, क्योंकि टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी का समय जो है वो पीक पर है, तो किस तरह से नर्सरी तैयार करनी है, क्या चीज़ें सावधानियां रखनी है उसमें, और क्या खास इंस्ट्रक्शन आपकी तरफ से रहने वाली है हमारे किसान भाइयों के लिए। जी बिल्कुल। आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और आप यहाँ एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम पर आए, क्योंकि आजकल नर्सरी लगाने के लिए टाइम बिल्कुल पीक पर है जी। और ये सबसे उत्तम टाइम है, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक में यहाँ पे प्लांटिंग हो जाती है, यानी कि उसकी हम रोपाई कर देते हैं जी। उसके लिए 4 से 6 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो आजकल हम नर्सरी लगा रहे हैं टमाटर की, और शिमला मिर्च क्योंकि उगने में ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए शिमला मिर्च की हम नर्सरी थोड़ा पहले लगा चुके हैं। लेकिन विधि इसकी एक ही है, चाहे टमाटर की नर्सरी लगाओ, चाहे शिमला मिर्च की लगाओ, चाहे बैंगन की लगाओ, इन सब का लगाने का ढंग एक ही है। सबसे पहले तो जब मैंने जगह के चुनाव के बारे में बताया, जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पर्याप्त धूप आए, पर्याप्त रोशनी आए, पानी खड़ा ना हो, और वो जगह आपके घर से नज़दीक हो। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने जगह का चुनाव किया, चारों तरफ से ये जगह खुली है, यहाँ पे कोई पानी नहीं खड़ा हो रहा है, और ये जगह हमारे फार्म पर, हमारे ऑफिस से, हमारे फार्म के ऑफिस से काफ़ी नज़दीक है। तो इसमें हम क्यारी बनाने के लिए सबसे पहले जगह का चुनाव करते हैं, वो हमने कर दिया है, ये आप देख ही रहे हैं। इसके बाद हम इस क्यारी का पानी का डॉक्टर साहब नुकसान क्या रहेगा अगर पानी खड़ा होता है, क्योंकि गांव में अमूमन जगह कम होती है, कई दफ़ा तो कई लोग अपनी सुविधा अनुसार लगा लेते हैं नर्सरी, तो उसका नुकसान क्या रहेगा अगर पानी और ये चीज़ें रहेंगी ज़्यादा? पानी का बहुत बड़ा रोल है। पानी का सबसे बड़ा नुकसान है कि जहाँ पानी ज़्यादा होगा या पानी खड़ा हो गया तो इसमें एक बीमारी आती है जिसका नाम है कमर तोड़ रोग। जी बिल्कुल, काफ़ी गंभीर रहती है, काफ़ी गंभीर बीमारी है। वो बीमारी ज़्यादा तब फैलती है अगर आपकी जगह सलाबी हो, जहाँ पानी खड़ा हुआ होता हो, या उस जगह पे पानी खड़ा होता हो। क्योंकि बीमारी आने के 3 कारण हैं। नंबर 1 गर्मी ज़्यादा, नंबर 2 पानी ज़्यादा, और नंबर 3 अगर वो आपने पौध घनी लगा दी है, ओवर क्राउडिंग, सफोकेशन, हवा का आवागमन ना हो। तो धूप तो देख ही रहे, धूप तो काफी पर्याप्त है यहाँ पे। पानी ना खड़ा हो, इसलिए हमने जगह का चुनाव ऐसा किया है जहाँ पे पानी निकासी की व्यवस्था ठीक ठाक है। और तीसरी बात हम ध्यान रखते हैं, जब भी हम क्यारी बनाते हैं, उस क्यारी की ऊंचाई हम जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर, यानी कि 4 से 6 इंच ऊंची रखते हैं, ताकि यदि अगर पानी कहीं से गलती से आ जाए, इरिगेशन की वजह से या किसान की गलती की वजह से पानी आ जाए, या बारिश हो जाए और पानी की निकासी ना हो, तो पानी जो है क्यारी के अंदर ना घुस सके। तो राइट सर। तो 4 से लेके 6 इंच तक हम क्यारी की हाइट ज्यादा रखते हैं, ताकि पानी निकासी खुद करके चला जाए। तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं हम क्यारी किस आकार की बनानी है। जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि एक नर्सरी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपकी नर्सरी की लंबाई हम आकार के हिसाब से या किसान की जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितनी की उसको पौध की जरूरत है। तो एक जरूरी नहीं आपने 3 मीटर की क्यारी बनानी है, आप 4 मीटर की, 5 मीटर की या 10 मीटर की भी क्यारी बना सकते हैं। 1 या 2 क्यारी भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि किसान की जरूरत कितनी है। लेकिन जो चौड़ाई है वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका कारण है कि अगर आपने क्यारी के अंदर कोई काम करना है, निराई गुड़ाई करनी है, घास निकालना है, स्प्रे करनी है, पानी देना है, तो उसमें आप अंदर ना घुस सके, क्योंकि अगर आप अंदर घुसेंगे, पैर रखेंगे तो नर्सरी खराब हो जाएगी।
इसलिए क्यारी का जो आकार है, लंबाई तो आपकी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा होती है, लेकिन चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं करनी है जी। ताकि आप जो भी काम करना है वो बाहर से कर सकें। डॉक्टर साहब, बचपन से मैं भी देखता आ रहा हूँ, आज मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं। मतलब जगह ज़्यादा भी होती है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये शेप क्यों दी जाती है। अक्सर हमने नर्सरियाँ देखी है, आज पता चला कि क्या वजह रहती है इसकी। और अगर आपके पास नर्सरी ज़्यादा है तो एक नर्सरी ऐसे लगा दी, तो दूसरी आप साइड में लगाएंगे, बीच में आपने 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर जगह रखनी है आने जाने की सुविधा के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे ज़मीन काफ़ी पहले छोड़ देते हैं इसके लिए, थोड़ा सा उसकी गुड़ाई कर देते हैं ताकि वो मॉइस्चर उसमें रहे, प्रॉपर एक चीज़ रहे। मतलब जैसे पौधा आज डालनी है, उससे 10-15 दिन पहले या महीना भर पहले ही तैयार कर लिया जाता है क्यारी को। तो वो क्या मकसद रहता है, कितने दिन पहले करनी चाहिए, सही टाइमिंग क्या है? बिल्कुल प्रश्न आपका उचित है। इसमें जो बीमारी आती है, ज़्यादातर बीमारियाँ बीज से आती है या मिट्टी से आती है। तो मिट्टी से बीमारियों के बचाव के लिए आप मिट्टी को पहले स्टरलाइज करते हैं, यानी कि मिट्टी में जो भी कीटाणु है, जीवाणु है, उसको निष्क्रिय करते हैं। उस निष्क्रिय करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने अभी आपको दिखाऊंगा मैं, फॉर्मेलिन एक दवाई है जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। जी, साथ ही करें ना डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकल भी साथ केनी बड़ी है, देख सकते हैं आप जी। ये एक दवाई है, आप इसको नज़दीक से फोकस कर सकते हैं जी। ये फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन है जी। इसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल मशरूम वाले लोग अपने मशरूम का जो सैनिटाइज करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए इसको स्टरलाइजिंग एजेंट बोलते हैं जी। ये निष्क्रिय कर देता है जितने भी आपके जीवाणु है, कीटाणु है, बीजाणु है, रोगाणु है, जो भी आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, एक तरह से उनको खत्म कर देता है। तो इससे हम उस मिट्टी को जिसमें हमने बिजाई करनी है, जिसमें हमने पौध डालनी है, उससे इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका जो हमने मात्रा है, 1 भाग इस दवाई का 7 भाग पानी में, यानी कि 125 ml अगर हमने दवाई ली है, 875 ml पानी, दोनों को मिला के 1 लीटर। तो इस तरह से इस बेड में जो 3x1 का बेड में आपको बताया, इसमें 10 लीटर लगेगा। 10 लीटर। तो जो आपने पौध तैयार करनी है, उसके लिए जो आपने मिट्टी बनानी है, उस मिट्टी में इसकी सिंचाई करते हैं 1:7 की रेशो मैंने बताई, 125 + 875। तो इसका 10 लीटर का सोल्यूशन बनाएंगे, उस 10 लीटर से इसकी सिंचाई करेंगे। और ये जो पानी है, इसका जो सोल्यूशन है, वो कम से कम 3 से 4 इंच गहरा मिट्टी में जाना चाहिए, जहाँ तक जड़ जाती है। तो उसमें वो निष्क्रिय कर देंगे। वो सिंचाई करने के इमीडिएटली बाद आपने पॉलिथीन की शीट से ढकना है। जो पॉलिथीन की शीट में आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रोसेस कितने दिन पहले करना है सर? ये आप महीना भर पहले कीजिए। महीना भर पहले कीजिए। 2 हफ्ते तक इसको ढके रखिए जी। अब मकसद इसका यह है कि इसके अंदर गैस बनती है, उस गैस से जितने भी कीटाणु है, बीजाणु है, रोगाणु है, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो 15 दिन तक आप इसको अच्छी तरह से ढकिए। लीकेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कीटाणु मरेगा वो गैस से मरेगा। अगर लीकेज होगी तो कीटाणु नहीं मरेगा, आपका पैसा भी और टाइम भी सब कुछ वेस्ट हो गया। अगर नहीं कर पाता इस फॉर्मुलेशन को, या किसी को नहीं नॉलेज थी, वो अब हमारे वीडियो से नॉलेज ले रहा है, तो क्या अल्टरनेट है इसका कुछ? प्लांटेशन का, जैसे बिजाई के टाइम बीज जब डालते हैं नर्सरी में, तो उस टाइम भी कोई सॉल्यूशन और इमीडिएट? इसके 2 विकल्प है। या तो सौर ऊर्जा से आप मिट्टी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बहुत पहले करनी पड़ेगी, 6 महीने पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी सौर ऊर्जा की जो पावर होती है यहाँ के हिसाब से लोकल मई-जून में होती है। मई-जून में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसी तरह से बेड तैयार करना है, उस बेड में पानी देना है, खूब सिंचाई करनी है, खूब गीला करना है। उसके बाद उसको 24 घंटे बाद ढकना है। इसके दवाई के लिए तो आपको इसको इमीडिएटली ढकना है, लेकिन सौर ऊर्जा के लिए सादे पानी से सिंचाई करने के 24 घंटे बाद ढकना है। 24 घंटे बाद इसलिए ढकना है कि जितने भी अंदर बीजाणु है, जीवाणु है, कीटाणु है, यहाँ तक घास के बीज भी, वो 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर उसको ढक दो, पॉलिथीन की शीट से ढक दो, और आपको कम से कम 1 महीना ढके रखना है। तो जो बाहर का टेम्परेचर जो होगा, उससे अंदर का टेम्परेचर 15 से लेके 20 डिग्री ज़्यादा होगा। यानी कि बाहर का टेम्परेचर अगर मान लो 30 है, तो अंदर का टेम्परेचर 30 + 18 48 से 50 डिग्री तक हो जाएगा। बिल्कुल। तो जब आप 1 महीने तक उस शीट से उनको ढके रखेंगे, तो जितने भी कीटाणु बीजाणु है 1 महीने के अंदर सब मर जाएंगे। उस मिट्टी को आप जनवरी महीने में, यानी कि आजकल, या फरवरी महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है, अगर आप ना इसको कर सकें, ना आप स्टरलाइजेशन कर सकें, तो हमारे जो फफूंदनाशक होते हैं, फंजीसाइड्स,
उससे भी ट्रीटमेंट देते हैं। 2 फफूंदनाशक मेन है, डायथिन M45 जी जमा बेबिस्टिन 2 है। तो डायथिन M45 2.5 ग्राम और बेबिस्टिन 1 ग्राम 1 लीटर पानी, जी इन दोनों का मिक्सचर बना के उससे हम सिंचाई कर सकते हैं इमीडिएटली, और उसके बाद आप बिजाई कर सकते हैं। और सर जैसे हमने ये डाल के किया है प्रोसेस, तो हमें फिर डायथिन और बेबिस्टिन की यूज की आवश्यकता नहीं है? फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने वो काम कर देना, इसने तो स्टरलाइज कर ही देना है जी। ये सबसे इफेक्टिव है, पर क्योंकि केमिकल है जी इसलिए केमिकल अवॉइड करना चाहिए। इस प्रोसेस क्या रहने वाला है हमारा? जब आपने क्यारी तैयार कर दी जी तो इसमें हम खाद मिलाते हैं जी 25 से 30 किलो गोबर की खाद, और उसके अलावा हम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट 200 ग्राम मिलाते हैं इस क्यारी में। केंचुआ खाद भी मिलाई जा सकती है डॉक्टर साहब? केंचुआ खाद भी मिलाते हैं, अगर गोबर की खाद का आपके पास विकल्प है जी तो केंचुआ खाद भी ज़्यादा अच्छी है, बल्कि जी क्योंकि वो भुरभुरी होती है, जी सड़ी हुई होती है, सड़ी हुई। और उसमें जो है मिट्टी उस जो मिलाएंगे आप, उसमें घास के बीज नहीं होते जी जिसको यहाँ लोकल भाषा में शाना बोलते हैं। जी बिल्कुल। शाना के बीज नहीं होते, तो आपके जो मिट्टी होगी, जो आपकी कैरी आएगी, उसमें खरपतवार नहीं आएंगे जी वीड्स नहीं आएंगे, शाना नहीं आएगा जी। उसमें। फिर आपने इसमें लाइनें देनी है, उस खादों को मिक्स करने के बाद लाइनें देनी है जी। एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला 5 सेंटीमीटर जी। यानी कि अगर आपने नापना नहीं है तो अपने हाथ की 4 उंगलियां, एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला जी 5 सेंटीमीटर या अपने हाथों 4 उंगलियों पे सीधी लाइन देनी है। जी जैसे कि आप देख रहे हैं, एक लाइन दे दी और दूसरी लाइन जो है 5 सेंटीमीटर 5 से 6 सेंटीमीटर देनी है जी। ये लाइन सीधी होनी चाहिए। इस लाइन में हमने बिजाई करनी है, और बिजाई करने के बाद इस पूरी नर्सरी को हमने केंचुआ खाद से, जी इन लाइनों को केंचुआ खाद से या गोबर की खाद से ढकना है जी। आम मिट्टी से ढकेंगे तो पपड़ी बन जाती है, और पपड़ी से जो कमज़ोर बीज होता है वो ऊपर नहीं आ सकता, तो इसलिए इनकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद हम इन लाइनों को या तो गोबर की खाद से या केंचुआ खाद से ढकते हैं जी। और उसके बाद फिर हम इसमें दोबारा हम शीट बिछा देते हैं ताकि इसमें पर्याप्त गर्मी हो जी। आप उस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, उस तरफ हमने बिजाई कर दी है, कर चुके हैं जी। और उसमें शीट बिछाई है जी। शीट बिछाने का तात्पर्य ये है कि इसमें प्रॉपर जो है पर्याप्त गर्मी बनी रहे, क्योंकि बीज को उगने के लिए प्रॉपर आपको गर्मी चाहिए जी। और आजकल जैसे कि आपको पता है शाम का टाइम, रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है जी। तो जर्मिनेशन प्रोसेस जो है, अंकुरण की जो प्रोसेस है वो डिले हो जाती है। लेकिन इसमें दिन में जो है हीट मेंटेन रहेगी, और उस हीट को शाम को 8-9 बजे तक मेंटेन रहती है जी। और सुबह फिर दोबारा धूप आ जाती है। इसलिए अगर आप इसको ढकेंगे तो आप इसको जल्दी आपकी बिजाई हो जाएगी। जिन किसानों के पास प्लास्टिक की शीट नहीं है या जो शीट इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सूखा घास की परत से ढकते हैं जी। मकसद ये है कि आप गरमाइश देनी, लेकिन इसको आपने हफ्ते बाद चेक करना है। अगर आपकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है या हो रही है तो इमीडिएटली इसने शीट को भी निकाल देना है, या जिन्होंने घास डाला है वो घास निकाल दें। अगर आपकी एक गलती भी होगी और आप अगर मान लो 4 घंटे भी आप डिले हो गए, जैसे मान लो आपने अभी देखा और 4 घंटे पहले हो गया है वो, तो आपके पौधे गर्मी से मर जाएंगे या उनमें लकवा बीमारी आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा है, लकवा के 3 कारण है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा पानी या ओवर क्राउडिंग यानी कि घनी पौध। तो आपने ध्यान रखना है कि जैसी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही आपने वो पॉलिथीन शीट हटा देनी। बीज डिस्टेंस कैसे रखना है, कितना बीज डालना है, वो भी थोड़ा सा आप बताएं। बीज कैसा होता है, जैसे लाइन दे दी, बीज को इस तरह बीजो ताकि एक बीज दूसरे बीज से टच ना हो सके जी। बहुत घना बीजेंगे तो वही बीमारी आएगी जी। और बहुत बिरला बीजेंगे, अगर मान लो बहुत ही ज्यादा बिरला बीज दिया जी, तो आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे आपने जो बीज आपका 20 कैरियों में होगा उसके लिए आपकी 30 लाइनें लग जाएंगी जी। तो ये अपना एक्सपीरियंस भी होता है किसान का, इसमें ज़्यादा वो मैथमेटिकल वो नहीं देखना पड़ता, लेकिन ज़्यादा घनी बिजाई करेंगे तो बीमारी आएगी, और ज़्यादा ढीली बिजाई करेंगे तो आपका बीज ज़्यादा लगेगा, मतलब क्या आपकी जो लाइनें हैं वो ज़्यादा लग जाएगी जी। इसको बीज बीजने के बाद फिर हम इसको या तो केंचुओं की खाद से जी, या हम गोबर से, पतला गोबर, सड़ा हुआ गोबर जी, ये भी ध्यान रखें, गोबर आपका सड़ा हुआ होना चाहिए जी। अगर आपका फ्रेश गोबर है उसकी फर्मेंटेशन होगी, गर्मी निकालेगा और आपके पौध को मार देगा जी।
पुराना से पुराना सड़ा हुआ भूरभुरा गोबर जी। या केंचुओं की खाद, जी। इससे ढकते हैं। देखिए, मिट्टी से कवर नहीं करना है। मिट्टी से अवॉइड करना है कवर। वैसे मिट्टी से भी कवर करते हैं, जी। मैंने आपको पहले बताया, अगर मिट्टी से कवर करेंगे और ऊपर से पानी डालेंगे जी। तो पपड़ी जम जाएगी। पपड़ी पपड़ी जम जाएगी तो जो कमजोर बीज होगा उस पपड़ी को नहीं फाड़ पाएगा। जनरेशन नहीं होगी, जनरेशन होगी लेकिन ऊपर नहीं आ पाएगा। ऊपर नहीं आ पाएगा। ऊपर नहीं आ पाएगा तो आपने मान लो 100 बीज बिजाई की है जी। तो 70 उगेंगे। 70 ही होगा। आपका पैसा वेस्ट जाएगा। आपके 70 के 70 बीज या 100 के 100 बीज ऊपर आए, जी। इसके लिए आपको ख्याल रखना है। ये भी एक बड़ी वजह रहती है, जनरेशन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कम जनरेशन हो जाती है जी। लेकिन बीज बाहर नहीं आता। बाहर नहीं आ पाता। कारण कि उस पपड़ी को फाड़ नहीं सकता। ओके। पपड़ी कैसे बनती है? मिट्टी से। जी। इसलिए हम अब कोशिश करते हैं कि इसका जो लाइन है इसको हम या तो गोबर से या वर्मी कंपोस्ट से ढकें। जी। लेकिन ये गोबर ध्यान रखना है, ये प्रिकॉशन सबसे पहले, जी। ये गोबर जो है आपका फर्मेंटेड होना चाहिए, प्रॉपर सड़ा हुआ होना चाहिए ताकि इसमें गर्माइश पैदा ना हो। जी। अब आप देख सकते हैं किस तरह ये इसको ढक रहे हैं हम। भुरभुरा गोबर है, फर्टाइल है, सड़ा हुआ है, इस तरह रहते हैं। इसकी अगर पपड़ी ज़्यादा भी बन जाए, मोटी भी बन जाए जी। तो भी कोई नुकसान नहीं है। इसकी अगर तय ज़्यादा भी बन जाए कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इसमें पपड़ी नहीं उगेगी। जी। इस तरह ढकते हैं। अब इस चीज़ को हम ढकने के बाद हम इसको प्लास्टिक से ढक सकते हैं जी। या घास, सूखे घास से ढक सकते हैं, जी। लेकिन उसको निकालना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, निमाटोड की भी समस्या रहती है, वो क्या वजह रहती है और उससे उसका क्या सॉल्यूशन? निमाटोड का ऐसा है, मेन जो निमाटोड का कारण है मिट्टी। जी। उस मिट्टी से जहाँ से आपने मिट्टी लाई है उस मिट्टी में अगर निमाटोड है जी। तो आपका निमाटोड इसमें आ जाएगा और वो निमाटोड जड़ों के माध्यम से खेत में चले जाएगा। जी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर साल हम या हर सीजन में हम मिट्टी को बदलें। यानी कि मिट्टी जो है यहाँ की जो मिट्टी है कहीं से फॉरेन से लाई जाए, फॉरेन का मतलब दूसरे स्थान से लाई जाए, ज़्यादा अच्छा है। जी। हर साल मैं पहले बताना भूल गया, हर साल नर्सरी का जो है साइट बदलते हैं। यहाँ के बजाय अगले साल को वहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो। जी। और दूसरी बात है कि मिट्टी का जो मिश्रण बनाना है वो आप खुद बनाएं और मिट्टी को किसी फर्टाइल एरिया से, जैसे आपके कोई चौड़ी पत्ते वाले जो वृक्ष है जी। उनके नीचे जो जहाँ पे पत्ते सड़ते रहते हैं जी। उस मिट्टी को लाएं, या ऐसे एरिया से लाएं, ऐसे एरिया से लाएं जहाँ पे नेमाटोड नहीं था, अवॉइड करें, नेमाटोड वाली मिट्टी को अवॉइड करें। या आपको पता नहीं है किस मिट्टी में नेमाटोड है कि नहीं है, कोशिश करें कि मिट्टी कहीं और से लाएं। उस मिट्टी में आप जो गोबर मिक्स करें, अच्छी तरह से खाद पानी मिक्स करें, पत्तों की जो भुरभुरी पत्तों की मिट्टी थी उसको मिक्स करें और उसके बाद फिर आपने इस दवाई से स्टरलाइज करें। डॉक्टर साहब, चूहे जो मिट्टी निकालते हैं क्या वो भी बढ़िया रहती है, कैसी रहती है? वो अच्छी मिट्टी है। अच्छी मिट्टी रहती है। वो भुरभुरी मिट्टी है, लेकिन वो फर्टाइल है कि नहीं है इसका पता नहीं लगता, क्योंकि चूहे जो ज़्यादातर साइड से निकालते हैं मिट्टी, उस मिट्टी को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा अगर आप पेड़ के नीचे की मिट्टी लाएं, वो फर्टाइल होती है, उसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, उसमें जो पत्ते जो सड़ते रहते हैं न्यूट्रिशंस ज्यादा मिलते हैं उसमें, और उससे मतलब जो है आपके जीवाणु ज्यादा मिलते हैं, जीवाणु ज्यादा, तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। एक बात और, जैसे आप मिट्टी से ढक देंगे, ये गोबर से ढक देंगे, उसके 7-8 दिन बाद देखना, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये आपको चौथे दिन में निकल जाएगी। अच्छा। तो जैसे ही पनीरी निकलती है एकदम से आपने हटा देना है, पूरी पौधे से आपने पूरी को हटा देना है, नहीं तो अगले दिन को आपको आधे पौधे आपको मरे हुए मिलेंगे जी। उसके बाद इसमें आपने पानी देना है रोज जी। पानी देना सिर्फ पानी देना है सब, या कुछ और दवाइयाँ भी कुछ देनी है? दवाइयाँ तो आपने तब देनी जब दवाई की जरूरत होगी, वैसे दवाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इसमें खाद पानी मिलाया हुआ है, आपने बेबिस्टीन मिलाई है, आपने डायथीन मिलाई है, या आपने फॉर्मेलिन से आपकी इसकी स्टेरिलाइजेशन की है, तो दवाइयाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। दवाइयाँ तब देंगे अगर इसमें इसने सिंचाई की वजह से या गर्मी की वजह से या किसी और वजह से बीमारी आती है, तो अदरवाइज आपने दवाई नहीं डालनी। आपने पानी देना है। अगर गर्मियों की फसल है, गर्मियों की अगर पनीरी है तो दिन में 2 बार, नहीं तो 1 बार पानी देना है। 1 बार हफ्ते तक लगातार पानी देना है, उसके बाद 1 दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं जी। पानी की वजह से भी आपकी पौध मरती है। सबसे बड़ा दुश्मन नर्सरी का पानी है। पानी अगर पानी ज़्यादा होगा तो आपकी डैम्पिंग ऑफ यानी कि जो लकवा रोग है वो आएगा। पानी कम होगा तो आपकी कमजोर हो जाएगी। अच्छा, बैलेंस रखना है आपको जी। डॉक्टर साहब, ये प्रोसेस जो आपने पूरा बताया है, ये शिमला मिर्च और टमाटर दोनों के लिए सेम काम करेगा या कुछ अलग डिफरेंस रहेगा? ये शिमला मिर्च के लिए, टमाटर के लिए, बैंगन के लिए, गोभी के लिए या सभी सब्जियों के लिए प्रोसेस सेम है। ओके, बस ये उठाने का टाइम है जी। गोभी तो 30 दिन निकल जाती है, टमाटर हफ्ते बाद निकलते हैं, शिमला मिर्च 15-20 दिन बाद डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, कई बार 25 दिन बाद भी निकल जाती है। तो उसका जो
आपका जो सीड कोट होता है जी, वो थोड़ा हार्ड होता है, टाइम लेता है। टाइम लेता तो डिपेंडिंग अपॉन के टेम्परेचर कितना है, जर्मिनेशन प्रोसेस हो रही है जी। लेकिन रात को ठंड हो जाती है, वो प्रोसेस वहीं के वहीं रुक जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि किसान को, मैंने सबसे पहले आपको बोला कि नर्सरी की जगह उसके घर के नजदीक होनी चाहिए ताकि वो दिन में 4-5 बार विजिट कर सके, जी। देख सके कोई कमी तो नहीं। जी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है शायद आपने कंप्लीट नॉलेज दे दी है। एक सवाल फिर भी मेरा रहता है कि जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसको निकालने का प्रोसेस में भी कुछ सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि जड़ें जो है वो कहीं ना कहीं टूटती है जब निकालते हैं, क्योंकि आम तरीके से निकाला जाता है। कोई स्पेशल तरीका, माध्यम जिसके तरीके से हम किस तरह से निकालें उसको जब प्लांटेशन की बारी आती है उस नर्सरी की? ये भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी, जब आपकी नर्सरी निकालने का टाइम है, आपने खेत की तैयारी कर दी है, उसके बाद नर्सरी निकालनी है, तो आपने नर्सरी निकालने के 3 या 4 दिन पहले पानी कम कर देना है या बंद कर देना है ताकि आपकी नर्सरी हार्ड हो जाए, जी, वो झटके को सहन करने की शक्ति आ जाए। जी, लेकिन जिस दिन आपने नर्सरी लगानी है उस दिन आप उसमें खूब पानी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें जी। बिना टूटे हुए बाहर आ सकें। और ये घंटा भर पहले डालना है पानी निकालने से? घंटे से लेकर 2 घंटे तक पहले डालना है। जी। और उसका मकसद है कि पानी परकुलेट हो जाए, जड़ें गीली हो जाए, और जब आप जड़ों को निकालते हैं, पौधे को निकालते हैं, तो जड़ें कम से कम टूटे। कम से कम। लेकिन 2 या 3 दिन पहले पानी इसलिए बंद कर देना है ताकि पौधों में क्षमता आ जाए, हार्ड बन जाए, जी, थोड़ा मुसीबत को सहने के लिए तैयार हो जाए। मिट्टी की ग्रिपिंग लेकर पौधा जी रहे। जी जी, क्योंकि जब आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है, जिसको हम रोपाई बोलते हैं, रोपाई हमेशा शाम के टाइम करनी है। जी, हो सके तो जितना लेट हो तब करनी है, क्योंकि जब आप पौधे को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाएंगे तो वो पौधा विस्थापित होगा एक जगह। ट्रांसप्लांटिंग के इमीडिएटली बाद आपने पानी दे देना है, और अगले दिन सुबह आपने सूर्योदय से पहले पानी देना है ताकि अगर रात को थोड़ी बहुत नुकसान हुआ हो, सुबह वो झटका सहन कर सके। जी। फिर आपने 2 या 3-4 दिन तक, जब तक पौधे की जड़ें स्थापित ना हो जाए, जी। आपने दोनों टाइम पानी देना है। पानी देना है। और उसके बाद आप पानी आस्ते 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 कम कर देंगे, और उसके बाद हल्की हल्की, उसको छिपाई बोलते हैं यहाँ पे, जी, छपाई करनी पड़ती है ताकि उसमें पपड़ी पानी ज्यादा नीचे जा बिल्कुल, सके, जी, जी, पपड़ी ना जमे, पपड़ी न जमे। ये विशेष सावधानी रखें। जी। कोई जैसे नर्सरी से निकाल के पौधा लगा देते हैं खेतों में, उस दौरान कोई स्प्रे का कोई खास शेड्यूल कोई आप बताना चाहें? हाँ, स्प्रे ऐसा है कि वो बीमारी वहाँ पे भी आ सकती है। जी। डाइथेन M45 2.5 ग्राम और बेरिस्टिन 1 ग्राम 1 लीटर पानी में उसकी ड्रेंचिंग करते हैं हम। जी। यानी कि सिंचाई पानी के बजाय उस दवाई मिला के सिंचाई करनी है ताकि अगर छोटी मोटा अंदेशा हो बीमारी आने का, जी, तो उससे आप उसको बचा सकें। ये लगातार सिंचाई करनी है या एक दो बार? एक बार करनी है। एक बार। फिर आपने देखा ना कि अगर आपका बहुत ज्यादा कहीं से बीमारी आ रही, बीमारी आने का कारण ये है कि ज्यादा पानी डाल दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए नॉन यूनिवर्सिटी के पास आए। बाकी अगर फिर भी डाउट कुछ, नेचुरल फार्मिंग में लोग जो करते हैं उसमें हम ये स्टेरलाइज वाला एजेंट नहीं यूज करते, ना हम कोई उसमें बेरिस्टिन डालते हैं, ना उसमें डाइथेन M45 डालते हैं, ना हम फॉर्मेलिन डालते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हमने सेलेक्ट कर ली साइट, जी, उसमें जो हमने सबसे पहले हम उसमें जीवामृत से उसकी सिंचाई करते हैं। जी। जीवामृत से सिंचाई करने के बाद, उसके बाद जब जीवामृत से सिंचाई करने के बाद जब मिट्टी अनुकूल हो जाती है, लगाने के अनुकूल हो जाती है, तब हम उसकी वो करते हैं, बिजाई करते हैं। बाकी नेचुरल फार्मिंग में केमिकल का कोई लेना देना नहीं है, ना केमिकल हम डालते हैं, ना केमिकल का नाम आता है कहीं भी। जी। तो जैसे भी किसान अपना करना चाहे, नेचुरल फार्मिंग करना चाहे या केमिकल फार्मिंग करना चाहे, उसकी अपनी इच्छा है। जी। लेकिन इस विषय में ये है कि नेचुरल फार्मिंग में केमिकल का कोई नाम नहीं है, ना कोई नाम आता है। चलिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है सारी जानकारी आपने दे दी है। अगर कोई रहती हो तो आप जरूर शेयर करें। फिर भी अगर कोई आप कहना चाहें? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी किसान को नर्सरी लगाने में कोई दिक्कत आती है तो हमारे विभाग का नंबर है 252-329। इस पे हमें फ़ोन करें। सोलन का कोड है 01792 और नंबर हमारा है 252-329, या हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, वहाँ का नंबर है 252426। कोड वही है 01792 252426। जब भी फ़ोन करना हो पूछिए, जो भी जानकारी लेनी हो पूछिए। लेकिन इन बातों का ध्यान, जो मैंने आपको बताया, इनकी प्रिकॉशन अगर रखेंगे, प्रिकॉशन बरतेंगे, तो बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि मेन प्रॉब्लम लकवा है जी, या कमर तोड़ रोग है, या डैम्पिंग ऑफ है। ये तब आती है जब सावधानी नहीं बरतेंगे। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब।
तो साथियों ये थी बहुमूल्य जानकारी टमाटर और शिमला मिर्च की पौध किस तरह से लगानी है और क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है। तो नेचुरल फार्मिंग वे में भी और इसके अलावा अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी, दोनों तरह से जानकारी जो है वो हमें डॉक्टर युवराज शुक्ला जी द्वारा दी गई। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें शुक्ला जी ने दिए हैं नौनी विश्वविद्यालय के, तो यहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप और अधिक जानकारी किसी विषय पर चाहते हैं तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आप शेयर करेंगे वीडियो और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।